बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना है और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी। ये हैं आयुष चतुर्वेदी और इनका वायरल वीडियो। इनसे हम दिल्ली में मिले और ढेर सारी बातें की। हमारे बातचीत पर आपका क्या कहना है, पूरा वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी पीढ़ी का युवा जब बड़ा हो रहा था तो देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया और देश भर में सोशल मीडिया का उभार हो गया। जितने भी ज्ञानी लोग थे सब सोशल मीडिया पे आ गए और अपना ज्ञान देने लगे। लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो किताबों से अपनी दोस्ती बनाए रखे। उन्हीं में से एक हैं आयुष चतुर्वेदी। स्वागत है आयुष। शुरू में आपने इनका वीडियो देखा होगा। वीडियो में ये गांधी पर बात कर रहे हैं। गांधी पे बात करते हुए इनके भाषण में वो तेज था, ओज था, व्यंग था, एक फ्लो था। लेकिन सबसे आकर्षित जो बात करती है आयुष की, वह वैचारिकी थी। कक्षा 11वीं में ये गांधी पर बोल रहे हैं और इतनी प्रौढ़ता से बोल रहे हैं कि कोई भी देखकर ये कहेगा कि ये पक्का पीएचडी कर रहा। सबसे पहले आयुष जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि उस प्रोसेस के बारे में बताइए, उस माहौल के बारे में बताइए जो घर पे मिला और जिससे एक लड़का आयुष चतुर्वेदी बनता है। आयुष चतुर्वेदी तो खैर नाम जन्म से ही पड़ गया, लेकिन वो उस आयुष चतुर्वेदी को जिसको हम जिसको कुछ लोग या हम लोग जानते हैं या आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे जो है वो ऐसे बना कि घर का माहौल अच्छा मिल गया। हालांकि बाकी परिवार में जो लोग थे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सभी हमेशा सेक्युलर रहे या गांधी को पढ़ने वाले रहे, वो माहौल नहीं रहा। लेकिन पिताजी हों, दादाजी हों, मम्मी हों, तो ये परवरिश हमेशा मिली कि सच क्या है, पढ़ना किसे है और किसे छोड़ देना है। ये परवरिश शुरू से रही। हमारी बातचीत अभी हो रही थी पहले भी, तो मैं बताया कि पापा क्या करते थे कि कहानियाँ सुनाते थे मुझे बचपन में। 7-8 के बच्चे को बस इतना पता रहता है, 7-8 साल के बच्चे को बस इतना मालूम रहता है कि गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। एक बूढ़े इंसान के रूप में हम देखते हैं, बल्कि बहुत सीरियस किस्म के एक आदमी लगते हैं। तो पापा क्या करते थे कि कहानियाँ सुनाते थे, चुटकुलों के ढंग में सुनाते थे और उसमें पॉलिटिक्स क्लियर कर देते थे कि गलत कौन है, सही कौन है। जैसे कुछ चुटकुले अगर मसलन मैं बताऊं तो ये था, हालांकि बहुत सारे थे, तो कुछ उसमें जैसे होता था कि गांधी नेहरू जा रहे हैं साथ में और रास्ते में गोडसे मिल रहे हैं, तो गोडसे कुछ उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गांधी नेहरू पकड़ के गोडसे को पीट देते हैं। तो ऐसे कहानियाँ पापा सुनाते थे। तो उससे ये सेकुलरिज्म जीत रहा, आपका साइड क्लियर पहले से ही हो गया कि हाँ गांधी नेहरू ठीक आदमी है, गोडसे पीटा जा रहा है तो गोडसे बेकार आदमी है। तो जब आप पढ़ते हैं आगे चल के थ्योरी को, किताबों को पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ आपकी क्लियर होने लगती है कि गोडसे कहाँ गलत है और क्यों गांधी सही थे। तो वो चीज़ आई मेरे अंदर वहीं किस्सों से, गढ़े हुए किस्सों से, चुटकुलों से। फिर पापा क्योंकि एक्टिविज़म में रहे हैं, अभी भी हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो वो किताबें घर पे मिलती रहीं, पत्रिकाएं आती थीं। मैं कहता हूँ कि जब आज हम लोग काफ़ी बाद जाके ब्लॉग का और काफ़ी चीज़ें हमें पता चली, पापा 2007-8 से ब्लॉग लिख रहे हैं सारा कुछ, तो वो चीज़ें घर की परवरिश मम्मी ने भी काफ़ी अच्छी, स्कूल का सारा काम, सारी पढ़ाई मम्मी ने देखी। पापा का काम केवल फ़ीस भरना था, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह सारा कुछ मम्मी देखती थी। होमवर्क क्या है क्या नहीं है सारा कुछ वही देखती थी। सबको लगता है कि पापा शिक्षक हैं तो मुझे घर पे पढ़ाते होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। उन्होंने बहुत आज़ाद छोड़ा कि अपने मन से जो करना है, जैसे करना है वो करना है। डांट लगाने आते थे और डांट मुझे नहीं, शिक्षकों को लगाते थे। कि क्लास 5 में एक बार हुआ कि एटलस ख़रीदना सबको ज़रूरी है। हाँ, तो क्लास 5 में कि महंगा किताब 500-600 रुपए की एटलस मिलती थी, महंगी वाली, तो वो सबको ख़रीदना ज़रूरी है। तो पापा जाके बताए कि पहले आप भारत समझा लीजिए इन लोगों को, तब न विश्व समझाएंगे। तो शिक्षकों को डांट लगाते थे जब भी जाते थे। तो मुझे बहुत कभी नहीं, मैं मार मुझे याद नहीं है कि मुझे अंतिम बार कब पड़ी होगी, पड़ी ही नहीं मुझे लगता है। तो परवरिश काफ़ी अच्छी रही घर की, पढ़ने लिखने का माहौल रहा, दोस्त कुछ अच्छे मिले। हालांकि 10वीं तक के दोस्त बहुत औसत रहे। उसके बाद जो दोस्ती हुई तो वो कुछ अच्छे 1-2 दोस्त मिले, अभी भी हैं। तो उनकी वजह से, घर की परवरिश की वजह से, दादाजी कविताएं लिखते हैं तो साहित्य में जो रुचि है वो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आती है। तो कह सकते हैं कि जेनेटिक था कुछ और वो फिर किताबों ने उसे और आगे बढ़ाया।
तो यही क्रम है जिससे एक वीडियो के दौरान मैं जब लोगों से मिल रहा था, पूछ रहा था आपके बारे में, तो लोगों ने बोला कि वो जो स्पीच है जो वायरल हो गया, आप भी सुनेंगे शुरू में वीडियो के, उसकी तैयारी कैसी हुई और उसके बाद आपका जीवन एक तरीके से बदल कैसे गया, कैसे बहुत फ़ोन कॉल्स आने लगे होंगे बड़े बड़े वेबसाइट के, टीवी चैनलों के, तो कितना बदला उस वीडियो ने आपको? उसकी पहले मैं तैयारी की बात कर लूँ तो तैयारी जैसे हम लोग के स्कूल में सेंट्रल हिंदू स्कूल है, BHU के ही अंतर्गत आता है बनारस में, तो 11वीं में मैं वहाँ पे दाखिला लिया। उसके पहले प्राइवेट स्कूल था, नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, वहाँ में पढ़ता था। तो CHS में हर हफ्ते 4 हाउस होते हैं, जैसे हर स्कूल में होते हैं, तो हर हफ्ते एक हाउस असेंबली कराता है 7 दिन। तो मैं असेंबली इंचार्ज था, तो इस वजह से मैं स्कूल जैसे टाइम से पहले, क्योंकि घर से थोड़ा दूर भी था, तो मैं जल्दी ही निकलता था। स्कूल की टाइमिंग से 1.5-2 घंटे पहले जाता था। तो मेरा विषय जो दिया गया था वो एक काका हाथरसी नाम के कवि हैं, हास्य कवि हैं, तो उनके पे था। और उनका नाम मैंने तभी सुना जब वो विषय बताया गया कि इस पे आपको बोलना है। तो नॉर्मल गूगल से देख के कुछ देख के उसकी मैंने तैयारी कर ली थी, ठीक ठाक तैयारी कर ली थी, लेकिन वो ऐसा भाषण नहीं होता कि जिसका इतना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो अचानक हमारी जो टीचर थी, हाउस इंचार्ज थी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि गांधी जी की 150वीं जयंती थी 2019 में, और CBSE की तरफ से ये सर्कुलर आया हुआ था कि स्कूलों में गांधी पे कुछ कराते रहना है। तो उन्होंने आके उसी दिन, जिस दिन वो भाषण देना था, सुबह में बात हुई, शाम में ऐसे कि गांधी पे अगर दे सको तो गांधी पे दो, क्योंकि आया है और संजोग से हम ही लोगों के हाउस के दौरान ये चीज़ आई है, तो हम लोग अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विषय बदल गया। तो हालांकि भाषण उससे पहले भी गांधी पर मैं दिया हूँ, कहीं कहीं डिबेट में या स्पीचेस में, लेकिन ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग उसकी कहीं नहीं हुई। तो जितना कुछ भी पढ़ा था उसमें कुछ चीज़ें मेरी हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, शेर हैं वो दूसरे लोगों के लिखे हुए हैं, कुछ कथन दूसरे लोगों के हैं, कुछ के मैंने नाम भी लिए हैं। तो वैसे वो भाषण मतलब छुटपुट तरीके से कंपाइल करके जितना कुछ था, फ़ोन में मम्मी का ही फ़ोन ले जाता था, उस समय मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था, तो नोट्स में मैं कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती थी वो लिखता रहता था। वो कंपाइल करके एक भाषण, समझे कि इम्प्रॉम्प्टू जो होता है हम लोग देते हैं, उस ढंग का वो भाषण था। और वो शुरू का वो 1-1.5 मिनट का, लगभग 1 मिनट का भाषण वो वीडियो में आया भी नहीं है, कटा हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था और कोई रिचुअल नहीं है वहाँ पे कि भाषण को रिकॉर्ड करना है। तो शुरू का चीज़ें हट गई, तो पीछे वीडियो में जो मैम खड़ी हैं उनको अचानक लगा कि भाषण अच्छा है, एक लड़के से रिकॉर्ड करा लिया उन्होंने, और वो कैसे कैसे होते हुए मम्मी के पास आया, मम्मी ने अपलोड कर दिया और वहाँ से चीज़ें, हाँ, तो उसके बाद चीज़ें बदली ऐसे कि मैं उसी वीडियो के लगभग 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले मेरा एडमिशन हुआ था CHS में, उस स्कूल में, और वहाँ पे जो दोस्त थे वो फेसबुक पे थे, लेकिन मैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, मेरा पर्सनल कोई अकाउंट नहीं था। हालांकि मैं मम्मी के अकाउंट से ठीक ठाक लिखने पढ़ने वाले लोगों को फॉलो करता था, देखता रहता था। तो उससे पहले फेसबुक लाइट होता है जो हम लोग यूज़ करते थे, तो फेसबुक मेन मम्मी का था, लाइट पे मैं चलाता था, तो उस पर कुछ लिखता था, 3-4 लाइक वाली चीज़ वैसे। तो मम्मी ने वो वीडियो डाला और उसके बाद वो चलने लगा, तो चीज़ें बदली ऐसे कि पहली चीज़ तो जिम्मेदारी समझ में आई कि अब इसके बाद न सिर्फ स्कूल में बल्कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये लगेगा कि अगर ये लड़का बोल रहा है तो इसको आगे भी बोलना चाहिए, आगे भी लिखना चाहिए। तो एक जिम्मेदारी महसूस हुई कि अब गांधी को पढ़ना है और ज़्यादा, और न सिर्फ गांधी को बल्कि जो उनके कॉन्ट्राडिक्टरी लोग हैं, जो उनके समवर्ती लोग हैं, जो उनके साथ हैं, उनके खिलाफ हैं, सबको कहीं ना कहीं पढ़ने की हमें ज़रूरत है। और चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में कैसे बदली कि लोग पहचानने लगे थोड़ा नज़र में, हाँ नज़र में, क्योंकि मैं 10 तक मुझे लगता है कि मेरी कॉलोनी का एक आदमी मेरा नाम नहीं जानता होगा, बच्चा नहीं जानता होगा। मैं घर से बाहर निकलने वाला लड़का ही नहीं था, बहुत घर में रहने वाला, बोलने में अब बल्कि शर्म आएगी कि बहुत गलत करता था कि कोई दोस्त आता था कॉपी मांगने, क्योंकि मैं टॉपर था ऐसे क्लास में, तो मुझे लगता था कि सब खाली काम के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं, मैं गेट ही नहीं खोलता था हैं जाके। तो वो चीज़ हमेशा से रही, थोड़ा अपने भाषा में हम लोग कहें तो घर घुस्सू किस्म का बन गया था। लेकिन उस वीडियो के बाद खुलना सीखा, लोगों से बात करना, हाँ, क्योंकि लोग मुझसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, कि वीडियो में मैं काफ़ी एक एक्सट्रोवर्ट और एक बोलने वाला इंसान दिख रहा हूँ, जबकि व्यक्तिगत रूप से मैं वैसा नहीं था। अभी शायद हो गया हूँगा,
लेकिन वैसा उस वक्त नहीं था। तो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा उस चीज़ से जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे हुआ वो ये हुआ कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बात करना सीख गया लोगों से, वो चीज़ हुई। और बाकी मीडिया के लोग और नेता लोगों ने विभिन्न पार्टियों के जो हैं उन लोगों ने शेयर किया। मुझे याद आता है पहले पत्रकार जो थे जिन्होंने शेयर किया वो अजीत अंजुम थे। अच्छा। और पहले नेता जो प्रोमिनेंट लीडर्स में हैं तो उसमें भूपेश बघेल थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, वैसे। और मीडिया की बात करें तो वही जो चैनल्स हम लोग देखते हैं, आज तक पे भी अंजना ओम कश्यप ने चलाया था एक शो छोटा सा, उस पर किया। और इंडिया टुडे ने इंटरव्यू लिया, और टेलीग्राफ वगैरह, क्विंट वगैरह, इन लोगों ने वीडियो और कुछ आर्टिकल्स छापे। तो वैसे ही था, विश्वास नहीं होता था, विश्वास कभी नहीं होता था। हम उससे पहले भी लल्लन टॉप को जैसे हम लोग देखते थे या बाकी चैनलों को, तो लगता नहीं था कि कभी इस पे आएंगे, हाँ हम भी आ सकते हैं या ऐसा कुछ। तो देख के हमेशा मतलब पूर्वांचल का एक लड़का जो पढ़ने में रुचि रखता है, बस इतने तक था। और वो चीज़ जब आपको उसी वजह से जाने लगे आप, तो बहुत बदलाव का कारण बनती है। आज हम लोग साथ में बैठे बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल वीडियो एक मुख्य वजह है। नहीं, बिल्कुल वीडियो ही मुख्य वजह है। उसी की वजह से बहुत लोगों से परिचय हुआ, बहुत अच्छे लोगों से जिनको मैं पहले से जानता था, वो बल्कि मुझे वीडियो के बाद जाने होंगे, मैं उनको पहले से जान रहा था, हाँ, लेकिन उसके बाद परिचय हुआ, तो ये एक वजह बनी। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हो जाती है। 31 जनवरी को एक पुस्तक है जिसमें इसको कोट किया गया है, वाई आई किल्ड महात्मा। उसमें लेखक लिखता है कि गांधीवादियों ने गांधी की हत्या के एक दिन बाद कम से कम 100 हिंदू महासभा के लीडरों को और 1000 चित्पावन ब्राह्मणों को, क्योंकि गोडसे एक तो हिंदू महासभा से जुड़ा था और एक चित्पावन ब्राह्मण था, तो इन लोगों को मार दिया गया। उसमें एक किस्सा ये भी आता है कि सावरकर के भाई थे नारायण सावरकर, उनको मारा गया और वो 1 साल बाद उसी चोट के वजह से मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो अगर गांधीवादियों की बात करें तो वो तो गांधी के मरने के एक दिन बाद ही गांधीवाद की हत्या कर देते हैं। आपका इस पे क्या टेक है इस किस्से पे? ये जो संख्या है इस पर बहस की जा सकती है कि हाँ कि सही है या नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उसके बाद एक रोष था चित्पावन ब्राह्मणों के खिलाफ, मराठियों के खिलाफ, हाँ हिंदू महासभाइयों के खिलाफ वो रोष बिल्कुल था। और वो रोष जायज़ था भी, लेकिन गांधी वो रोष, उस रोष का समर्थन नहीं करते अगर वो कहीं से देख रहे होते तो। जैसे कहा जाता है कि लोगों ने अपने नाम से जो गोडसे सरनेम के, ऐसा तो है नहीं कि केवल नाथूराम गोडसे का सरनेम गोडसे था, तमाम लोगों का था, तो लोगों ने हटाना शुरू कर दिया अपने नाम से गोडसे शब्द, कि एक अपमान का या एक कहें कि एक गिल्ट का वो एक सिंबल बन गया गोडसे का सरनेम, तो लोगों ने हटाना शुरू किया। गांधी होते तो वो काम नहीं करने देते लोगों को कहीं ना कहीं। तो गांधीवादियों ने न सिर्फ तभी, हालांकि वो रोष उनका जायज़ था, उस पर हम कहीं भी इफ बट में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जिसको पूरे विश्व में जाना जा रहा है, भारत का एकमात्र ऐसा नेता जिसको पूरा विश्व समझ रहा है, जिसने आज़ादी दिलाई और सारा कुछ किया, तो उसकी हत्या एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम भी अगर होते संयोग से कहें या जैसे कहें कि जाति से हम भी ब्राह्मण हैं, हम दोनों ब्राह्मण हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गिल्ट होता उस वक्त कि हमारे ही समुदाय के लोगों ने गांधी को मारा। जबकि लोगों को तो ये, कई लोगों ने जब सुना उस वक्त, दस्तावेज में है चीज़ें कि लोग सुनते थे तो सबको लगता था कि पक्का कोई मुसलमान मारा होगा गांधी को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हिंदू मार सकता है, लेकिन एक हिंदू ऊपर से ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण मार रहा है, मराठी, तो ये बहुत गिल्ट की चीज़ थी और इससे रोष ज़रूर पैदा होता है। लेकिन उसको आप उन लोगों की तरफ से जायज़ कह सकते हैं, लेकिन गांधी की दृष्टि से देखें या जिन लोगों ने उसे भोगा उसकी दृष्टि से देखें तो वो नाजायज़ ही कहलाएगा। गांधी की एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, गांधी का जो जंतर है, और गांधी की एक बात कि वो हमेशा जिसे दबाया जाता है उसके पक्ष में होते हैं। तो इसमें हम ये देखें कि इसमें दबाया किसको जा रहा है, हिंदू महासभा और चित्पावन ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग गांधी हत्या में शामिल हों या उसका समर्थन करते हों, लेकिन उसके इफ़ेक्ट में वो भी कहीं ना कहीं आए। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और गांधीवादी तभी नहीं, आज भी गांधीवादी
मतलब मुझे लगता है किसी भी वाद का जो वादी होता है वो बेड़ा गर्क करता है कहीं ना कहीं उस वाद का। वही मैं थोड़ा व्यापक कर रहा था कि अम्बेडकर के जो समर्थक हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, बुद्ध के जो समर्थक है वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। वो लोग कहते थे कि भगवान जो प्रकार की इमेज है उसको खत्म करना है, वो लोग भगवान बनाते हैं। गांधी के साथ भी यही देखा जाता है और बाकी जितने प्रोमिनेंट लीडर हैं विचारक उनके साथ ऐसा होता रहा है, तो इसको इसी सूची में रखते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि एक तरफ हमारे संविधान निर्माता BR अम्बेडकर, दूसरी तरफ नायक दामोदर सावरकर, दोनों ने अपने विचार के लिए देश का जो एक परिकल्पना था उसको नकारा। अम्बेडकर भी चाहते थे कि अंग्रेज भारत न छोड़े, क्योंकि जो दलित लोग हैं उनको न्याय नहीं देंगे लोग, कांग्रेस के लोग। सावरकर भी यही चाहते थे कि अंग्रेज़ों में और हिंदुओं में एक सामंजस्य बैठे और दोनों मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दें। तो सावरकर को भी जब लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं कि देशद्रोही थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, और जो राइटिस्ट हैं, अल्ट्रा राइटिस्ट हैं, वो अम्बेडकर को भी गाली देते हैं। ये दोनों लीडर हैं, इनमें आप कैसे फ़र्क करते हैं? क्योंकि एक जगह पे तो दोनों लोग कॉमन दिखते हैं, आपको कॉमन दिखते हैं पहले ये बताइए, और अगर दिखते हैं तो आप फ़र्क कैसे करते हैं इन दोनों में? कॉमन दोनों इस चीज़ में थे कि गांधी से उनकी चिढ़ कहें या आलोचना कहें, वो दोनों की थी। हाँ, लेकिन अंतर ये है कि अम्बेडकर खुद सावरकर के बारे में लिखते हैं कि सावरकर उतावले हो जाते हैं। वो सावरकर को बहुत जल्दी फेम चाहिए, बहुत जल्दी उन्हें एक राष्ट्रीय नेता, एक राष्ट्रीय लीडर, एक हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता का जो टैग होता है उस ढंग से वो चाहिए, और उसके लिए बहुत उतावले हैं, लोकप्रियता के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं। अम्बेडकर इस चीज़ को साफ तौर पर सावरकर के लिए कहते हैं। उनकी सिमिलैरिटी तो ये दिख सकती है कि वो दोनों एक एक तबके की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, सावरकर लड़ रहे थे हिंदुओं के लिए, या लड़ भी नहीं रहे थे, वो कुछ खास ऐसा कर नहीं रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि हम लड़ रहे हैं हिंदुओं के लिए। अम्बेडकर लड़ रहे थे दलितों के लिए। और फिर मैं गांधी को ले आता हूँ कि गांधी जब कहते हैं कि हमें होना चाहिए साथ जिसे दबाया जा रहा है, तो ऊंची जात के हिंदुओं को दबाया नहीं जा रहा था, कभी नहीं दबाया जा कभी नहीं दबाया गया। लेकिन लड़ाई सावरकर उनकी लड़ रहे थे, अम्बेडकर दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे। दलितों को दबाया गया है, सारा इतिहास रहा है उनके कान में शीशा पिघलाने का, पेट में लात मारने का, चप्पल सर में रखने का। अभी भी हम सुनते हैं कि पेशाब कर दे रहे हैं लोग, हाँ, आदिवासियों दलितों के ऊपर, तो वो चीज़ अभी तक चलती आ रही है। तो लड़ाई के तौर पर अगर हम देखें तो अम्बेडकर की लड़ाई बहुत आगे है, सावरकर से उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो ये अंतर तो दोनों में रहा है। देश की जो परिकल्पना है उसको न मानने की बात आप कह रहे थे। जैसे अम्बेडकर को कई जगह हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग अलग देश के साइड की बात जो कर ले कि हम लोग का अलग देश रहेगा, या फिर ये कह ले कि आप लोग न जाइए, अंग्रेजों के जाने से मतलब यही था कि अपना देश पाल लेना। तो वहाँ पे अम्बेडकर कहते हैं कि अभी ना जाइए, अभी कांग्रेस के अंदर हिंदुओं का प्रभुत्व है, अपर कास्ट हिंदुओं का प्रभुत्व है, वो दलितों को राइट हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि अभी देश की आज़ादी नहीं चाहिए। हालांकि कह सकते हैं कि दलितों का भी भारत था, लेकिन फिर भी वो भारत की परिकल्पना पे कहीं ना कहीं उस समय चोट कह सकते हैं। और सावरकर का भी यही था कि वो तो पूरा टू नेशन थ्योरी, और वो हिंदू की परिभाषा देते हैं कि जिसकी पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों भारत हो। ये मेरा सवाल था कि कोई अगर राइटिस्ट आपसे पूछ रहा है, दक्षिणपंथी पूछ रहा है कि अम्बेडकर ने भी तो देश की परिकल्पना को या अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो उसका जवाब आप अगर दें तो। देखिए, अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, पहली चीज़, उनकी कहीं हम तुलना सावरकर से नहीं कर सकते हैं। सावरकर जो बात कह रहे थे कि हिंदुओं का एक अलग देश होना चाहिए, वो इस परिकल्पना पे था कि वो एक धर्म विशेष के नेता बनना चाहते थे और वो उस तरह का राज चाहते थे। अम्बेडकर की जो बात है, जो वो दलितों के लिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, जैसे गाँवों पे अगर आप देखें, गांधी और अम्बेडकर गांव पे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, पोल सपाट थे। गांधी कहते थे कि हमें शहरों को कमज़ोर करना है, गांवों को मजबूत करना है, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। गांव के लोगों में वो ज़्यादा बल देखते थे, ज़्यादा बुद्धि भी देखते थे कि उन्हें अगर कोई चीज़ समझा दी जाए तो बड़े मेहनत से वो काम करेंगे।
और अंबेडकर उसे जो है कि एक अज्ञानता के और अंधकार के ठीहे के रूप में गांव को देखते थे कि इसमें जाति प्रथा बहुत ज़्यादा है, इसमें कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें दलित का उत्पीड़न जितना शहरों में नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा गाँवों में हो रहा है। दिलचस्प बात है कि दोनों बात सच्ची है, सच्ची बात है, गांधी की भी बात सही है और अंबेडकर की भी बात सही है। हाँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो उसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा। तो अंबेडकर ये चीज़, लेकिन अंबेडकर इसको इस तरह से नहीं देख रहे थे कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। वो दलितों के हित में बात इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं दलितों को भी, क्योंकि शिक्षा जो मिली है तो वो दलित भी शिक्षित हुए हैं कहीं ना कहीं, उन्होंने सीखा है। अंबेडकर भी सीखे तो अंग्रेज़ी राज में ही कहीं ना कहीं। तो उस शिक्षित होने के सेंस में वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों को भी रहना चाहिए, हमें और शिक्षा मिलेगी, हम और हो सकता है थोड़ा और मॉडर्नाइज होंगे। जैसे गांधी के वो खिलाफ थे कि गांधी जो कपड़े पहन रहे हैं उससे हमें नहीं कुछ हो पाएगा, हमें कोट पैंट पहन के ही हमें अगर मॉडर्निटी करनी है तो वो कर पाएंगे। तो वो चीज़ है, तो वो उस ढंग से वो देख रहे हैं कि हमें कुछ दिन ठहर जाना चाहिए, हो सकता है हम और मजबूत हो जाएं आज़ादी के लिए, हम और प्रौढ़ हो जाएं आज़ादी के लिए, उस तौर पे कह रहे हैं कि अभी आप रह जाएं वो। लेकिन आप हम दोनों तो ये बात समझ लेंगे, आप उसको नहीं समझा सकते हैं जो राइट विंग का आदमी ये बात कह रहा है, एक्सट्रीम पे चला गया, उसको आप कुछ भी कहेंगे वो नहीं समझेगा। सावरकर की जो लड़ाई है वो बहुत अलग है, उसको हम कहीं से नहीं देख सकते हैं कि हाँ, आपने पोस्ट किया था कि सावरकर पे अब बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या कारण आप बताएं? मुझे लगता है कि आप देखिए, हम लोग अभी 20 साल हम लोगों की उम्र होगी, 19-20 साल 21 साल तक हम लोगों की उम्र है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कक्षा 4-5 में थे तो सावरकर का नाम जानते होंगे। भले हम कॉन्वेंट स्कूल में हों, सरकारी स्कूल में हों, नहीं मैटर करता, हम सावरकर को नहीं जानते थे। सावरकर को हमने जानना शुरू किया, नाम जानना शुरू किया 2014, 15, 16 के बाद से। सावरकर का कोई विचार ऐसा नहीं है कि जिसे हम अपना के आगे बढ़ सकें। और वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक को, अपने आप को। गांधी भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन वो लगातार खुद को परिष्कृत करते हैं तो वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, ये रिग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। सावरकर पे अगर एग्जांपल कि कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कहाँ ये अपने आप को ही पीछे ले जाते हैं। जैसे सावरकर गौ हत्या, गाय को सबसे पहले वो एक बहुत पवित्र पशु जैसा जो अभी हम कहते हैं वैसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि गाय भी एक जानवर है, जैसा कि गधा है, जैसा कि कुत्ता है। मारकर खा लेने में दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। गांधी इस चीज़ के खिलाफ थे। गांधी एक गौपालक हिंदू थे, गौ सेवक हिंदू उन्हें कहा जाता है, उस तरह के हिंदू थे। हालांकि ये बात वो कहते थे कि यदि किसी मुसलमान को इस वजह से मार दिया जाए कि उसने गाय खाई है या गाय को मारा है, तो मैं गाय को मर जाना लाजमी समझूंगा, लेकिन मुसलमान एक इंसान को मर जाना लाजमी नहीं समझूंगा। तो वहाँ पे गांधी भी साथ हैं। लेकिन इस चीज़ में कि और देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो उसी तरह से भटकाव में हैं। सावरकर भी कहीं ना कहीं उसी भटकाव में थे। वो खुद को नास्तिक भी कहते हैं और साथ में गणेश पूजा भी करा रहे हैं। वो खुद को जो है कि गाय को बहुत पवित्र पशु नहीं मानते हैं, लेकिन उनको जो मानते हैं लोग, वो वही लोग हैं जो गाय को अपनी देवी मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, वैसे वो हैं। तो गांधी मिलने जाते हैं तो मासी ऑफर भी करते हैं सावरकर उनको, ऐसे नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग, हमें खाना होगा वही चीज़ें जो वो खा के लड़ रहे हैं। तो सावरकर खुद को बहुत आपस, और उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो हम देखते नहीं हैं। उनका मैं नाम कुमार प्रशांत हैं गांधी पीस फाउंडेशन के, उनका एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा है और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है। जब उनसे पूछा गया कि सावरकर को हम लोग वीर कहते हैं, इस पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि सावरकर वीर बिल्कुल नहीं थे और उन्होंने वीरता का केवल एक काम किया है कि जब उन्हें पानी के जहाज़ से अंग्रेज़ पकड़ के ले आ रहे थे तो वो फ्रांस के तट पे कूद गए थे जहाज़ से और तैर कर तट तक पहुंचने की कोशिश किए थे। हालांकि फिर पकड़े गए और वापस लोगों ने लेके आया। तो एकमात्र वीरता का काम उनका वही है। बाकी उन्होंने लोगों के कंधे पे बंदूक रखवा कर चलाई, खुद पेंशन ली, इस विश्वास के साथ छूटे कि हम अब राजनीति से और सारे कुछ से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और उसके बाद एक ऐसी राजनीति करने लगे कि जो अंग्रेज़ों के ही पक्ष में थी। आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रहे हैं तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर तीसरे को जा रहा है, अंग्रेज़ को जा रहा है।
तो उनका जो देश का परिकल्पना था, जब वो कहते हैं कि पितृभूमि और पुण्यभूमि जिसकी हिंदुस्तान है वही भारतीय है, वही हिंदू है, तो उससे आप सीधे सीधे ईसाई को और मुसलमान को अलग कर रहे हैं। ईसाई का जेरूसलम है और हाँ मुसलमानों का काबा है, वैसे है मक्का मदीना है, तो आप सीधे तौर पर उन्हें अलग कर रहे हैं। तो एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म होता है, एक एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म होता है। तो अम्बेडकर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हालांकि वो नेशनलिज्म नहीं है अम्बेडकर जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो इंक्लूसिव चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा देर रुकें, हम समझें, एक लेवल में आने की बात पहले हो जाए, उसके बाद आपको तो हम लोग भगा ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सावरकर मन से भगाना नहीं चाहते थे, वो भले शामिल कर लेना चाहते थे अपने लोगों को, लेकिन वो मन से कहीं भगाना नहीं चाहते। तो भगाना जिसको चाहते थे वो क्लियर था कि वो टू नेशन थ्योरी का समर्थन वो जिन्ना से पहले ही कर देते हैं, ये बात कर देते हैं कि भारत जो है वो भारत हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। तो ये चीज़ एक सवाल और अंतिम सवाल सावरकर पे, क्योंकि लोग बड़ा पूछते हैं ना वो ज़रूरी है, हाँ पूछते हैं, हाँ उनसे लगातार सवाल होता है और इस पे जवाब बड़ा कम मिल पाता, तो इस वजह से अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूँ। 3 प्रोमिनेंट लीडरों का आज़ादी के समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, हालांकि इकबाल कोई बहुत बड़े लीडर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका अहम रोल है बिल्कुल। इकबाल और सावरकर, तीनों में हम लोग एक डिफरेंस देखते हैं। 2 पार्टों में तीनों को बदल सकते हैं। जिन्ना भी पहले सेकुलर थे, तिलक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वकालत। उसके बाद से इकबाल को देखे तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू, राम पे उनकी एक नज्म है, कितनी प्यारी नज्म है, लेकिन फिर वो सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। उसके बाद सावरकर को देखे तो अभिनव भारत की बात करना, या फिर पहले किताब जो आज़ादी का पहला आंदोलन जिसको बोला गया उन्होंने किया, और कहीं ना कहीं क्रांतिकारी नेचर के शुरू में थे, फिर बदलाव हुआ। तो जब हम इकबाल की बात करते हैं, जिन्ना को तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन इकबाल में मैं लेफ्टिस्टों में देखता हूँ, सेंटर पे जो लोग हैं, एक आदर रहता है इकबाल के प्रति, और उनके विचार पर बड़ा डिस्कशन होता है। हालांकि कुछ लोग आके ये भी बोल देते हैं कि नहीं गलत है, लेकिन फिर भी एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। सावरकर का भी 2 भाग है, लेकिन उनके दूसरे भाग में क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि वो इकबाल का जितना आदर हम लोग कर रहे हैं उतना आदर इनका नहीं हो पाया। हालांकि पार्ट तो दोनों का 2 है, दोनों एक समय पे अपना विचारधारा चेंज करते हैं। वो भी एकदम एक्सट्रीम राइट में चले जाते हैं इकबाल। अगर आप देश के विभाजन की बात कर रहे हैं तो आप एक्सट्रीम राइट में ही जा रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर की भी वही कहानी है। तो इस दोनों में आप फ़र्क कैसे करते हैं? मतलब फ़र्क हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ तो दोनों सेम हैं कि दोनों एक अलग राष्ट्र चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या कर रहे थे उस पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए, उसे पढ़ा जाना चाहिए, और हो सकता है कि हम उस समय में उनका समर्थन कर सकते हैं अगर वो चीज़ हम पढ़ें तो सावरकर जब क्रांतिकारी, हालांकि वो बहुत थे नहीं, लेकिन जब प्रिटेंड करते थे कि क्रांतिकारी हैं, तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिससे हम बहुत प्रभावित हो सकें, जिससे हम सीख के आगे बढ़ सकें। इकबाल ने लेनिन पे नज़्म लिखी, राम पे नज़्म लिखी है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, सारे जहाँ से अच्छा लिखी इकबाल। और अभी आप देखें दिल्ली विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में भारतीय राजनीतिक विचार का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक कोर्स चलता है 6वें सेमेस्टर में, बिल्कुल अंतिम सेमेस्टर में। तो उसमें जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं भारत में, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें सावरकर भी हैं, इकबाल भी हैं, लोहिया, गांधी, नेहरू, सभी लोग हैं, एम.एन. रॉय हैं, सभी लोग हैं। इसमें हटाया किसको गया? सावरकर को रखा गया है, इकबाल को हटा दिया गया है। अंतिम में होते तो दोनों लोग एक ही हैं, तो आपको अगर इकबाल को हटाना है तो आप सावरकर को भी हटाएं, या रखना है तो दोनों को रखें। लोग समझें कि इकबाल ने क्या गलती की, सावरकर ने क्या गलती की, और लोग मूल्यांकन कर लेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि आप किसी चीज़ को पढ़ें, उसकी आलोचना करें और फिर अपने विचार बना लीजिए, तो वो काम हम कर देते। बीए के विद्यार्थी से आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई इकबाल को पढ़ के पाकिस्तानी नहीं हो जाएगा और सावरकर को पढ़ के हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हो जाएगा, हालांकि सरकार चाहती है कि हो जाए। हाँ, लेकिन बीए के विद्यार्थी को इतनी तो समझ आपको लगता है कि होनी चाहिए, लेकिन आप पूरे सिलेबस से इकबाल को गायब कर रहे हैं, इकबाल के लिखे हुए को गायब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मतभेद हो सकते हैं आपके इकबाल से। मतभेद क्या, पूरी कट्टर आलोचना हो सकती है इकबाल की कि वो पाकिस्तान के समर्थक थे, एक अलग देश के समर्थक थे, हालांकि उनके पास अपने रीज़न थे। हाँ,
वो रीज़न थे डर कि था डर उनके था, हाँ, अंग्रेज़ कि पहले तो हमें अंग्रेज़ों ने और देखिए भारत में इतने समय तक मुग़ल शासकों ने जब राज किया तो मुसलमानों के भी अंदर एक ये चीज़ थी कि ये देश भी हमारा है, वो चीज़ बन गई थी उनके अंदर। और हाँ, हिंदुस्तान, हाँ, उन्हीं का दिया गया, तो उनके अंदर हिंदुओं से ज़्यादा भाव उनके अंदर था कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारी ज़मीन है। और जब उस पर आँच आई, जब उस पर न सिर्फ हिंदू उनका साथ देना छोड़ दिए, अंग्रेज़ तो पहले ही छोड़ दिए थे, उनको तो करना ही नहीं था कुछ, जब हिंदू भी उनका साथ देना छोड़ दिए तो उन्हें लोहिया की एक किताब है भारत विभाजन के गुनाहगार, उसमें वो नेहरू को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपने भाषण में वो कहते हैं कि एक बार जिन्ना और नेहरू, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में कहीं चुनाव लड़ रही थी और जब सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिल गई तो उन्होंने गठबंधन फिर जीतने के बाद मुस्लिम लीग से तोड़ दिया। वो पहली चीज़ थी जब जिन्ना को ये महसूस हुआ कि केवल काम निकालने के लिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हिंदू महासभा इनसे गठबंधन करके चुनाव जीतती है, जनसंघ जीतता है, लड़ती है, वो चीज़ें। तो उनका भी अपना एक तर्क था, उसे हम झुठला नहीं सकते और उसकी हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद होगी। आप बिल्कुल उन्हें ख़त्म कर देंगे कि जिन्ना को हम सिलेबस से हटा दें, इकबाल को हम सिलेबस से हटा दें, तो वो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ तो आप मूल्यांकन छोड़ दीजिए कि यहाँ अंत में तो दोनों एक हो गए थे, वो बात ही छोड़ दें। तो यहाँ मूल्यांकन अगर हम दोनों का करेंगे कि क्यों हम प्रभावित हैं इकबाल से ज़्यादा, तो ज़्यादातर लोग इकबाल से इसलिए भी प्रभावित हैं कि इकबाल लिखते अच्छा थे, सावरकर लिखते अच्छा नहीं थे। हाँ, वो कविताएं भी उनकी जो हैं या गद्य भी है तो वो रस उसमें नहीं है जो इकबाल में है। तो वो वजह हो सकती है, उस वजह से इकबाल लोगों को अच्छे लग सकते हैं। और इकबाल काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे उस समय के पहले, और फिर एक रीज़न उनको मिला जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान जैसी थ्योरी दी। तो ये एक वजह हो सकती है कि लोगों को पसंद है इकबाल, तो आप उनकी पसंद को तो आप ज़बरदस्ती हम झुठला नहीं सकते हैं कि नहीं तब सावरकर को भी लीजिए पढ़िए, क्यों पढ़ेगा ज़बरदस्ती हो। इसी में मेरा एक अगला सवाल है। ऐसे लोग हवा में बोल देते हैं कि भारत विभाजन के लिए गांधी और नेहरू जिम्मेदार थे, लेकिन इसमें गुहा जी की एक बहुत बड़ी बढ़िया पैराग्राफ है जो मैंने पढ़ा कल, इस पे मैं सोच रहा था आपसे बात करूं। वो कहते हैं कि भारत विभाजन के 3 लोग जिम्मेदार थे। अंग्रेज थे बांटो और राज करो की नीति के साथ, जिन्ना थे डायरेक्ट एक्शन और मुस्लिम लीग के साथ, तीसरी गलती वो कांग्रेस, गांधी और नेहरू को देते हैं। उसका वो कारण ये बताते हैं कि 1920 और 30 के दशक में गांधी मुसलमानों के प्रोमिनेंट लीडरों से नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा मुल्ला और मौलवियों से मिल रहे थे। नेहरू के बारे में ये बोलते हैं कि नेहरू को इस बात का भ्रम था कि हमारा समाजवाद इतना बेहतर है कि मुसलमान जाएगा ही नहीं किसी धार्मिक राष्ट्र की तरफ। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि गांधी और नेहरू के अप्रोच में कुछ समस्या थी? अगर वो बेहतर अप्रोच दिखाते तो शायद भारत का विभाजन ना होता। अगर कोई इस तरीके से आपके पास रखे इस वीडियो को, तो आपका क्या जवाब होगा? अप्रोच की बात ठीक है खैर, लेकिन कोशिश किसने की? मैं न सिर्फ मिलने की बात तो ठीक है, मिलते तो अभी भी मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नेता, तो वो प्रिटेंड भले नहीं करते हैं या प्रिटेंड करते भी हैं, लेकिन लोग उन्हें हिंदुओं का नेता पूरी सर्वसम्मति से मान चुके हैं कि वो हिंदुओं के नेता हैं। लेकिन मिलते वो भी मौलवी और मुल्ला लोगों से हैं। हाँ, तो वहाँ पे और गांधी तो मुसोलिनी से मिलने गए और यहाँ तक कि प्रभावित रहे। टैगोर मुसोलिनी से प्रभावित रहे कि फासिज्म जो है वो एक बड़ा डिसिप्लिन तरह का विचार है, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, तो मिलने की बात अलग है, लेकिन वो मैं हमेशा उस दौर को अगर हमें समझना है तो थॉट से ज़्यादा प्रैक्टिस में कौन काम कर रहा है वो हमें देखना होगा। वो काम गांधी कर रहे थे। अप्रोच में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। मैं हमेशा हम लोग ये बात ज़रूर कहते हैं कि कोई भी विचारधारा या कोई भी आदमी अमृत पी के नहीं आया है कि वो सारा कुछ सही करेगा। हाँ, कोई गलत नहीं करेगा। नेहरू की खामियां थीं, गांधी की खामियां थीं, लेकिन उसको आज हम उसको बता के जब हम आज बच रहे हैं, आज के लोग बच रहे हैं, वो गलत हो जाता है। हाँ, जो खुद विभाजन के लिए पूरी तरह से तैयार था। भारत छोड़ो आंदोलन का आप जो है कि विरोध कर रहे थे, हाँ, जिन्ना के साथ आप भी खड़े थे वहाँ, तो आपने सरकार चलाई जिन्ना के साथ, और फिर आप कहेंगे कि गांधी ने रोकने की कोशिश नहीं की, नेहरू ने। रामचंद्र गुहा बहुत बड़े स्कॉलर हैं,
लेकिन उनकी भी कहीं कहीं दिक्कतें दिख जाएंगी हमें जब वो कहते हैं कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को हट जाना चाहिए, कांग्रेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, पूरे परिवार को हट जाना चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें कि जो पार्टी गांधी परिवार के साथ नहीं चल पा रही है, अगर हम देखें तो गांधी परिवार के बिना तो फिर पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर तो आप उस चीज़ का समर्थन करने लग जाएंगे कि एक छत्रराज हो जाए भाजपा का और वैसी शक्तियों का, तो वहाँ पे तो आप फिर भी गलत हैं। योगेंद्र यादव ने ये बात कही, योगेंद्र यादव हालांकि समझ गए भारत जोड़ो, कांग्रेस मर जानी चाहिए, कांग्रेस मस्ट डाई, वो कहते हैं, बाद में वो समझ गए। गुहा भी समझ जाएंगे, समझ गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि गुहा राजनीति में नहीं है, वो लिख रहे हैं, तो उन्हें एक वैसी अपनी समझ, स्कॉलर की अपनी एक समझ होती है। और हालांकि उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं तथ्य पे ही कही है, और ये बात सही है कि अप्रोच चेंज करके बचा जा सकता था, लेकिन वो भविष्य थोड़ी देख रहे थे। भविष्य नहीं देख रहे थे। गांधी एस्ट्रोलॉजर थे नहीं, फॉर्चून टेलर थे नहीं कि वो क्या करें, और वो हर चीज़, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ और हम सब कहते हैं कि गांधी ने भारतीय समाज को बहुत अच्छे से समझ लिया था। और मनोज मिता का एक इंटरव्यू अभी कारवां पे आया है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी है कास्ट प्राइड करके, तो उनका एक इंटरव्यू था, तो उसमें इंटरव्यूअर ने पूछा कि गांधी को आप जाति के सवाल पर कैसे देखते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि गांधी व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा रेडिकल थे कास्ट को लेके कि कास्ट ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन पब्लिक लेवल पे, पब्लिक लाइफ में वो उतने रेडिकल नहीं थे। क्यों नहीं थे? गांधी अपने आश्रम में ये कहते थे कि हर जाति के आदमी को मीनियल काम करना है, हर जाति के आदमी को टॉयलेट की सफाई करनी है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दलित हो। उनकी पत्नी कस्तूरबा भी इस बात से चिढ़ती हैं, जो हम फिल्म में भी देखते हैं गांधी पर बनी हुई। तो वो सारा कुछ रहा, लेकिन वहाँ पे वो बिल्कुल रेडिकल हैं। लेकिन वो जानते हैं कि जब वो पब्लिक में जाके ये बात कहेंगे तो वहाँ पे उससे आपको एक व्यापक समर्थन नहीं मिल पाएगा। आप घर घर जाके लोगों से साफ नहीं, आप उस समय भी करोड़ों की आबादी थी, तो घर घर जाके आप लोगों से तो साफ करा नहीं सकते हैं। आप भाषण दे के आप बदनाम भी हो जाएंगे और आपका कोई काम भी नहीं हो पाएगा। तो गांधी पहले एक लेवल में चीज़ों को लाना चाहते थे कि लोग ये मान लें कि जाति गलत चीज़ है। ये बंटवारा हो सकता है कि कहीं ना कहीं सही हो कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है, लेकिन लेकिन जाति गलत चीज़ है। पहले इस लेवल पे आप जब लाएंगे तब जाति को ख़त्म करने की बात हो सकती है। गांधी का फेमस कोट है कि पहले खुद में बदलाव लाओ, हाँ, फिर उसके समाज में बदलाव आ जाएगा। हाँ, खुद पहले बदला जाए, हाँ, उसके बाद। अब खाली sermon देना, हाँ, बैठ के बुद्ध की तरह बैठ जाते गांधी और खाली बोलते, तो उससे बदलाव नहीं आ सकता। हाँ, शिष्य से बोलते तो नहीं हो पाता। तो वो प्रैक्टिस में वो काम कर रहे थे, इस वजह से हम देख सकते हैं। और अप्रोच में बंटवारे, हम बस ये देखें कि ठीक है, अगर बंटवारे तक गलती थी भी गांधी की ही वजह से बंटवारा हुआ, अगर हम मान लें, लेकिन बंटवारे को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? गांधी ही कर रहे हैं। दंगे रोक रहे हैं, जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं वहाँ हिंदुओं को बचा रहे हैं, जहाँ मुस्लिम मारे जा रहे हैं वहाँ। पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को डराया धमका जा रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ मरना भी पसंद करूँगा हिंदुओं को बचाते हुए। तो गांधी की ये बात जो है कि हमेशा ऑपरेस्ट के पक्ष में खड़ा होना, ऑपरेसर के खिलाफ खड़ा होना, और उनका जंतर जो है कि कोई भी काम करो तो ये सोच के करो कि उससे जो सबसे गरीब आदमी को जो तुम देखे हो उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसी दो फैक्टर को हमेशा दिमाग में रह के अगर हम गांधी के कार्यों को सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गांधी की अप्रोच यही थी कि पहले हिंदू मुसलमान एक लेवल में तो आ जाएं, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद आज़ादी मिल जाए तो देखते हैं क्या कैसे होगा। कैसे जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने तक की बात कहते हैं, नेहरू मान भी जाते हैं, वो तो जिन्ना की थेथरपन है कि वो नहीं बनते हैं, नहीं करते हैं, तो उनका चीज़ है। गांधी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बंटवारे को रोकने की, चाहे वो जिस लेवल पे जाके रुक सके वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम ज़बरदस्ती अगर, और आज के दौर में जब गांधी और नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तब अगर हम एक पंक्ति भी लिख रहे हैं कि हाँ वो जिम्मेदार थे कहीं ना कहीं, भले डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, रामचंद्र गुहा की तरह इनडायरेक्टली लिख रहे हैं, तो समर्थन और पक्ष में उन्हीं के जाएगी जो गांधी और नेहरू को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनका एक लॉजिक बन जाएगा, लॉजिक बन जाएगी। तुम्हारा ही आदमी कह रहा है कि गांधी और नेहरू जिम्मेदार हैं, तो वैसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। वर्तमान समय की अगर बात करें तो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, आपको भी मैसेंजर में बहुत आते होंगे कि इस बारे में बोलते हो, इस बारे में नहीं बोलते हो। कांग्रेस की तुष्टीकरण की बात अगर करें, लोग बोलते हैं कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। पहला एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जब नेहरू हिंदू कोड बिल ला रहे थे, वहाँ पे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छूते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूँ तो राजीव गांधी जी जो साहबानों का केस हुआ था,
उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिमों का साथ दिया और ये कहा जाता है कि उनको बहला फुसला के रखा जाता है कि तुम ही ठीक हो, लेकिन असलियत में ये बात है कि सेकुलर बनने के लिए उनको और मेहनत करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे जहाँ पे सिख विरोधी दंगे भी हुए और कांग्रेस पे आपातकाल या फिर बाकी चीज़ों बहुत सवाल उठते हैं, तो उस पे क्या आपने लिखा है? मैंने तो हालांकि पढ़ा नहीं है, आपका क्या टेक है इन चीज़ों पे? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है? पहली चीज़ तो हर मुद्दे पर लिखा नहीं जा सकता है जी। हर मुद्दे पर लिखने वाला बहुत पढ़ता नहीं है। राइट वाले चाह रहे हैं कि लिखा जाए, हाँ, लेकिन हर मुद्दे पर मतलब हम अपनी भी जो लोग हैं उस पर भी हर मुद्दे पर कहाँ लिख सकते हैं। आपकी बहुत पढ़ाई होनी चाहिए, बहुत चीज़ें होनी चाहिए, तो लिखना उसी पे चाहिए जो आप जानते हैं। आप अगर गांधी को मानते हैं और जानते नहीं हैं तो बस उतनी बात लिखिए जितना आप जानते हैं, बाकी आप जो देख रहे हैं दिल्ली में यूपी में जो देख रहे हैं उस पर लिखिए, नॉर्मल चीज़ों पे लिखिए, प्रेम पे लिखिए, साहित्य पे लिखिए, वो कर सकते हैं। हाँ, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो नहीं आता है वो छोड़ देना चाहिए। तो और जो आप नहीं मानते हैं उस पर भी नहीं लिखना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। तो कांग्रेस में भी दक्षिणपंथी लोग भरे हुए थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनसे आज़ाद थी। कांग्रेस में भी दक्षिणपंथी लोग थे, बल्कि राजेंद्र प्रसाद खुद को दक्षिणपंथी मानते थे। टंडन जी शायद, हाँ, वो थे। और कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अगर हम देखें तो उनका झुकाव था दक्षिणपंथ की तरफ, सीधे तौर पर था। और गांधी एक बीच बचाव करने वाले लोगों को साथ लेकर चलने वाले थे, लेकिन वो सेंटर में ज़्यादा थे। हाँ, वो चीज़ थी। हालांकि दक्षिणपंथी नहीं कह सकते हैं गांधी को हम, वो गांधी को हम गांधी ही कह सकते हैं। हाँ, गांधी ही, हाँ, वो कहीं बट ही नहीं सकता है, उसे हम बांट नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में लोग थे जो दक्षिणपंथी थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं असर आती है। आप पुलिस में देखें तो आप जाति देखिए कि कौन लोग हैं पुलिस में या जुडिशरी में या जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें, तो वो ऊंची जाति के लोग, ज़्यादातर हिंदू लोग यही मिलेंगे। तो इस चीज़ पे तो आलोचना होती है कांग्रेस की कि कांग्रेस ने बल्कि खिलाफ में काम ज़्यादा किया है मुसलमानों के। एक आलोचना ये भी हो सकती है। हाँ, आप इस पे क्यों नहीं बोलते हैं कि कांग्रेस ने गलत ये किया है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। हाँ, पर और जो संघी, एक बात मैं वर्तमान समय की बोल रहा हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रोग्राम चल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के सीएम भी उनको फूल माला बिछा रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर एक तरफ तो क्रांतिकारी विचार होता है आरएसएस के खिलाफ और किसी भी प्रकार के धर्म आधारित राष्ट्र के खिलाफ वो लोग बोलते हैं, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में वही काम वो लोग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वही। तो क्या इसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही है? क्या वो भी एक पार्ट उसका भाजपा का नहीं बन? भाजपा का एक पार्ट है। जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोला कि भाजपा को कि आपकी तरफ भी ज़्यादातर लोग हमारे ही हैं, तो इनकी तरफ भी कई लोग उसी तरफ से आए हुए हैं, जिस भी वजह से आए हों। तो वो सामंजस्य है। एक बड़ा, हालांकि वो प्रॉब्लमेटिक है एक कथन, लेकिन व्यंग में ही किसी ने कहा था या लिखा था कि कांग्रेस और भाजपा है एक ही चीज़, बस दोनों के नेता अलग हैं, एक के मोदी हैं, एक के राहुल गांधी हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया किसी भी तरह से। एक विचार होता है ना, स्वतंत्रता आंदोलन का विचार क्या था? कांग्रेस कोई महज चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी बनी नहीं थी, चुनाव उसको लड़ना पड़ा आज़ादी के बाद। हाँ, उससे पहले वो नेहरू और गांधी का आइडियल क्या था? वही जो हम बार बार लौट के आ रहे हैं कि जो दबाया जा रहा है उसके पक्ष में होना। तो अक़लियत क्या था? अक़लियत क्या थी भारत में? मुसलमान थे, माइनॉरिटी थे, अक्सरियत हिंदुओं की थी। तो ये जिम्मेदारी बनती है एक सेकुलर राष्ट्र की और एक सेकुलर सरकार की कि वो उनका साथ दे जो कम मात्रा में हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं दबाया जाएगा अगर उनको सत्ता से संरक्षण न मिले तो संरक्षण देना ज़रूरी था, उसे हम तुष्टीकरण नहीं कह सकते। राजीव गांधी और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में बहुत अंतर भी हो जाता है, बल्कि इंदिरा गांधी से ही वो अंतर शुरू हो जाता है हम देखें तो वहाँ पे हम हर चीज़ का, कहीं भी मैं राजीव गांधी का पूर्णतः समर्थन, सबसे पहला विरोध तो राजीव गांधी का हम लोग कर सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और जो है कि एलपीजी पॉलिसी जो उनके बाद आने लगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली, उससे कितनी दिक्कतें भारत में पैदा हुई। ये सब दिया हुआ तो उसी सरकार से है, कहीं ना कहीं आया है, और उसको भुनाया इन लोगों ने है। वो हो सकता है ये सोच के न किए हों कि कभी ऐसा हो सकता है।
तो वहाँ पे आप विरोध बिल्कुल कर सकते हैं। गांधी का भी आप विरोध ऐसी चीज़ों पर कहीं ना कहीं अलग मुद्दों पर कर सकते हैं। गांधी जब जाति प्रथा का समर्थन करते हैं तब आप गांधी का विरोध करेंगे। हाँ, तो कोई भी बार बार वही बात हम दोहराएंगे कि कोई अमृत पी के नहीं आया है। राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी तो मात्रा कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गलती कर रहे हैं सब लोग। हाँ, तो वहाँ पे आप विरोध बिल्कुल करेंगे, राजीव गांधी का विरोध आप बिल्कुल करेंगे। वहाँ पे कहीं से आप समर्थन नहीं कर सकते। जगह से और आरोप आप पर लगता है कि अगर हिंदू कट्टर होता है तो आयुष चतुर्वेदी को दिल खोल के बोलते हैं, हिंदुओं की जात प्रथा पर बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों के धर्म में जो अलग अलग चीज़ें हैं, चार शादी या हलाला या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, कट्टरता एक तो मुख्य है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी का नाम लेने भर से मार दिया जाता है। हालांकि वो दोनों साइड में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लोग ये चाह रहे हैं कि आयुष इसके खिलाफ भी बोले। हाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि बोलता नहीं हूँ उस चीज़ के खिलाफ। और चार शादी धर्म में या उनके दस्तावेज़ों में और उनके वैचारिकी में कहीं ना कहीं वो चीज़ हो और वो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू राजाओं ने भी कितनी लोगों से शादी की, अभी वो चीज़ ख़त्म हुई है। अभी हो सकता है कि हम कहें कि हिंदू मॉडर्निटी में जल्दी आ गए, ज़्यादा जल्दी फंस गए कि एक बच्चा करना है, 2 बच्चा करना है, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि मेरे गांव में कई लोग हैं जो हिंदू ही हैं और उनके 9-9, 8-8 बच्चे हैं, और ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा पुराने लोग हैं, नए लोग हैं। हाँ, तो अभी ये चीज़ आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मुसलमानों में नहीं जा रही है, मुसलमानों के भी बच्चे अब कम हो रहे हैं वो। और रही बात पहनावे की, तो पहनावे को मैं हमेशा पसंद के हिसाब से देखता हूँ। पहनावा कहीं भी कि जिसको जो पसंद हो वो पहने। हाँ, अगर उनका शरिया या उनका कानून ये कहता है कि उन्हें बुर्का पहनना है और उन्हें पसंद है बुर्का पहनना, तो पहन सकती हैं, जिस तरह यहाँ औरतें घूंघट करती हैं। आप किसी भी चीज़ को जबरन नहीं कर सकते। आप हम गांव में जाएं और अपनी दादी से कहें कि अब बहुत हो गया, हम लोगों को मॉडर्नाइज होना है, चलिए जीन्स पहनिए, दादी कितना मारेंगे आप सोचिए हम लोगों को। तो वो ज़बरदस्ती हम कुछ भी थोप नहीं सकते हैं। और थोप हम किस पे रहे हैं? आज की सरकार कहे उनको रही है कि आप बुर्का मत पहनिए, लेकिन आप घूंघट के खिलाफ तो आप कहीं आंदोलन चलता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो हाँ, ये सवाल ये है कि घूंघट को अगर कल्चर से जोड़ दिया जा रहा है तो एक हिंदू महिला भी है, उसको मान रही है। हाँ। और वो बोल रही है कि ये मेरा धर्म है, लेकिन असल में देखे तो कोई धर्म नहीं है। हाँ। अगर बुर्के को भी हम लोग देखें तो मुख्य कुरान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो मुल्ला मौलवी लोग हैं उसको वो धर्म से जोड़ दिए हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक महिला है जिसको ये भान करा दिया गया है, बता दिया गया है ये बात बिल्कुल है। हाँ, जाहिर सी बात है, घर में रहने वाली महिला संकुचित दिमाग की होगी, बाहर नहीं निकली होगी, तो उसको तो यही लग रहा होगा कि यही सही है। हाँ, मुर्गा ही मेरा सब कुछ है। हाँ। तो इस पे हम क्रिटिसिज्म उनका करेंगे जिन्होंने उन्हें बताया है कि ये काम करना है। आप उस लड़की को स्कूल में आने से रोक दें, कॉलेज में आने से रोक दें कि तुम बुर्का पहन के आ रही हो, नहीं आओगी, तो उससे कुछ बदलाव नहीं होने वाला हो। तो उसका प्रोटेस्ट करेगी, सीधे तौर पर करेगी। तो उसका विरोध हम उनका कर सकते हैं, जैसे इधर हम ब्राह्मणों का करेंगे तो उधर हम मौलवियों का विरोध जाहिर तौर पर करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं बुर्का पहना के और बुर्के को ज़बरदस्ती पहनावा बोल के। अफ़गानिस्तान में आप देखते हैं कि जब सोवियत के अंदर अफ़गानिस्तान आता है तो वहाँ के लोग, मुसलमान लड़कियाँ ही काफ़ी प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। उनके कपड़े आप देखते हैं कि वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से कपड़े पहन रही हैं, लेकिन अभी तालिबान के बाद वो क्या कपड़े पहन रही हैं हम देख रहे हैं। तो वो ऊपर से चीज़ें, और महिला चाहे जिस जाति की हो, जिस धर्म की हो, है दलित, उसको दबाया जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, चाहे वो मुसलमान महिला हो, वो है दलित महिला ही, उसे दबाया जा रहा है, दमित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से उसका 10 में से 8 विचार उसका नहीं है, अगर वो खुद से पढ़ नहीं रही है, खुद से समझ नहीं रही है। तो कोई महिला भी है तो वो भी उस महिला के खिलाफ है। हाँ, पुरुषवादी सोच में, पुरुषवाद, यही जो हेजेमनी वाली चीज़ ग्रामशी लिखते हैं कि कल्चरल हेजेमनी होती है, जो कि जो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि बस यही है जो है। तो महिलाओं ने भी स्वीकार कर लिया है कि पुरुष हमसे ऊंचे हैं, जो वो कहेंगे वही है। घर में सारा कुछ खाना आप देखिए ना, घर में हमारे खाना कभी भी औरत के पसंद से नहीं बनता है।
कि आज मम्मी का या दादी का तो फिर भी दादी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कह देती हैं तो बन जाता है, तब बनता है जब दादा की मृत्यु हो गई हो, तब दादी की बात मानी जाती है। लेकिन कभी ऐसा बहुत कम होता है कि मम्मी का जो खाने का मन है वही सब लोग खाएं, ये बहुत कम होता है। तो स्वीकार्यता उनकी तो कहीं रही नहीं गई है, उनकी बात तो कहीं है ही नहीं। हमेशा आप आदमी को ऊंचा देख रहे हैं, तो हर विचार में, पहनावे में कहीं ना कहीं वो पुरुषवाद आ ही जाता है। हाँ, तो पुरुष वाली चीज़ यहाँ पे है, मौलवी और ब्राह्मण वाली बात यहाँ पे है। उसके लिए आप उस महिला को जिम्मेदार कहीं नहीं ठहरा सकते हैं, ये बात बिल्कुल। खाने पे पहनने पे आपने कहा कि ये पसंद पे होना चाहिए। खाने पे आपका शाकाहार मांसाहार पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है इस समय, हर समय से चला आ रहा है। तो आपका इस पे क्या टेक है कि जिसको जो पसंद है वो खाए? अगर वो किसी की जान लेकर खाना चाह रहा है तो भी क्या आप उसको जस्टिफाई, कहाँ शाकाहार और मांसाहार वाले डिबेट में आप कहाँ ठहरते हैं? मैं इसको भी वही पसंद की ही दृष्टि से देखता हूँ। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप देखिए, अगर हिंदू मांस खाना छोड़ दे तो दुकानें बंद होने लगेंगी भारत में, मांस की दुकानें। हिंदू बहुत खाते हैं मांस, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का फेवरेट होता है मटन। आप हालांकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग हम लोग सुनते हैं कि ब्राह्मणों का मीट कटहल होता है, लेकिन वो शाकाहारी ब्राह्मणों का होता है। हाँ, मांसाहारी ब्राह्मण और जो नए बच्चे वो खा रहे हैं, और ज़बरदस्ती आप रोक नहीं सकते हैं। बंगाल में तो पूरा कल्चर है, पूर्वोत्तर में पूरा कल्चर है। पूर्वोत्तर में मेरे कई दोस्त हैं, आसाम के दोस्त हैं, उन्होंने वो चीज़ें खाई हैं जो मुसलमान नहीं खाएगा। वो उन चीज़ों की, कुत्ता का, कछुआ का जिक्र होता है। कछुआ बैन हो गया है, कछुआ खाते हैं लोग। और ब्राह्मण लोग वहाँ के जो हैं, क्योंकि वो खान पान वहाँ का है। आप ज़बरदस्ती हर जगह गेहूँ तो उगा नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती हर जगह चावल तो उगा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसको सेलिब्रेट कर रहा है, अगर कोई गेहूँ खाने वाली जगह पे ही मुर्गा काट के खा रहा है, हाँ। अगर मान लीजिए आपके पास उपजाऊ जमीन है, आप गेहूँ चावल उगा सकते हैं, लेकिन आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मान लीजिए सीधे नाम लेता हूँ, ईद सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे जगहों पे जहाँ पे किसी को मारा जाता है, किसी जानवर को, तो सेलिब्रेट करने के लिए किसी जानवर का जान लेना, उसको आप जस्टिफाई मानते हैं? सेलिब्रेशन को भी हम देखें खान पान से ही। जैसे हमारे यहाँ भी हम लोगों के घर में होली पे शाकाहारी लोगों के लिए कटहल की सब्जी बनती है, और मांसाहारी लोगों के लिए मटन या चिकन बनता है, मुर्गा बनता है। तो सेलिब्रेशन को कोई भी, मतलब जब हिंदू ये बात कह रहा है कि अगर हम जिस दिन हम खुश होते हैं, जिस दिन भारत मैच जीत जा रहा है, जिस दिन आपकी पसंदीदा टीम IPL में जीत जा रही है, या कोई भी छोटी सी खुशी में पहली चीज़ दिमाग में आ रही है कि मुर्गा खाया जाएगा आज। ये मैटर नहीं करता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो उस चीज़ से आप मुसलमानों को क्यों रोक सकते हैं? लेकिन ज़बरदस्ती ये काम कि अगर आप चिढ़ाने के लिए वो काम करें तो वो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक शाकाहारी हिंदू जा रहा है, बगल से गुजर रहा है, और उसके सामने गाय काट दें, आप भैंस काट दें, तो वो तो उसका तो आप पूरी मुखरता से आपको उसकी आलोचना करनी होगी। वहाँ पे आप कहीं इफ़ बट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग के एक टीचर थे, वो इस चीज़ में हम लोग को बहुत क्लियर बना देते थे कि नईफ जब मैथ का कोई सवाल देते थे और कहते थे कि इसको हल करो, और जब हम लोग हल नहीं कर पाते थे तो फिर ना नुकुर करते थे, सर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आ जाएगा। तो बोलते थे कि न इफ़ न बट, मुर्गा बनो झट। तो इफ़ बट की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ चीज़ों पर बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अगर कोई ज़बरदस्ती कोई हिंदू मुसलमान को चिढ़ा रहा है कि तुम सारे जानवर खा रहे हो, जानवर क्या खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तुम उसी को काट के खा रहे हो, हम लोग देखो कितनी शुद्ध चीज़ खा रहे हैं। हालांकि उनके पास वैरायटी नहीं है, पनीर को ही अलग अलग ढंग से बना के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं वो चीज़। तो मुसलमान का भी अपना खान पान है, बस उससे असर ना पड़े और वो विद्वेष की भावना ना पैदा हो। खाना घर की चीज़ होती है, वो जब बाहर आने लगे कि हम बात कर रहे हैं और बगल में कोई ज़बरदस्ती किसी को रोटी खिलाने लगे, ज़बरदस्ती कोई किसी को मुर्गा खिलाने लगे, वो गलत हो जाएगा। या हम आप एक दूसरे को खिलाने लगें, वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। अपने घर तक आप सीमित रखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो खाएं। भगवान पे विश्वास करते हैं आप? क्योंकि आपके पोस्ट देखते हैं तो कहीं कहीं आप चे गुवेरा को लिखते हैं, जो जहाँ पे भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, मार्क्स के बारे में लिखते हैं। वहीं पे कहीं कहीं आप शिव के बारे में, कितना बढ़िया आपका लेख था, मैंने पढ़ा था महाशिवरात्रि के लिए। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, कहाँ ठहरते हैं इस? नहीं, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, हालांकि हर भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। ये नहीं कह सकते कि जो है कि
क्या 16,000 देवी देवता बताए जाते हैं या कितने 33 कोटि और कितने, हाँ। तो उतने मतलब सबको नहीं माना जा सकता है। एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, एक ईश्वरवाद भी नहीं कह सकते हैं। कुछ जैसे पहली बात ये कि मैं एक शक्ति में विश्वास ज़रूर करता हूँ कि ईश्वर हैं। इसमें हो सकता है कि मैं कभी भगत सिंह को पढ़ लूँ तो 10 मिनट 1 घंटे के लिए मुझे लगे कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे सुबह मम्मी बोलेंगे कि नहीं दिया जलाओ, धूप जलाओ, तो मुझे वो करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। इस तरह से मैं अभी नास्तिक नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि नास्तिकता को इस्तेमाल आज किस तरह से किया जा रहा है कि जितने दक्षिणपंथी लोग हैं, विक्रम संपत खुद को नास्तिक कह रहे हैं, भोपाल में इंदौर में सुशोभित हैं खुद को नास्तिक कह रहे हैं। और वो किस लिए नास्तिक कह रहे हैं कि वो उससे विरोध उनका कर सकें जो मुस्लिम आस्तिक लोग हैं, जो अल्लाह में विश्वास कर रहे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, उनका वो विरोध करेंगे। उनके पास एक प्रिविलेज होगा कि मैं तो नास्तिक हूँ, तो मैं तो बहुत रेशनल किस्म का आदमी हूँ, अथीस्ट किस्म का आदमी हूँ। कमेंट पढ़ रहा था, उसके कमेंट का शुरुआती लाइन ये था कि जहाँ मैं मोहम्मद सुन लेता हूँ, आगे का कमेंट पढ़ता ही नहीं, क्योंकि पहले से पता चल जाता है क्या लिखा। तो कहीं ना कहीं पूरा दक्षिण पंथ भरा पड़ा दिखता है। मतलब आप ठीक है, सुशोभित लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन आप उससे अब ये कौन सी बात हुई कि अगर मोहम्मद लिखा है तो मैं उसे पढ़ूँ ना? ये तो आप बहुत निचले स्तर का कुतर्क कर रहे हैं। हाँ, ये उम्मीद ही नहीं, वही गांधी की सुंदरता के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ तो कोई उम्मीद ही उनसे हमें। और बहुत पूरा उन्होंने मुझे ब्लॉग भी किया हुआ है, हालांकि पहले मुझे बताते थे, पहले एक दो लेख पे कमेंट करते थे और मैसेंजर तक में बताते थे कि पढ़ो, गुनो, ये चीज़ें ये करो। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी भारत माता की जय बोला था और गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते थे जब कोड़े पड़ते थे उनको। तो ये चीज़ बातें हम लोग करते थे। अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ और मुझे लगता है कि मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता की वजह से शायद, मुझे ये अंदेशा है, मुझे नहीं पता कि वही वजह है या नहीं, उसकी वजह से, या हो सकता है कहीं मैं कमेंट में कभी हम लोग कुछ लोग थे जो मन से हम लोग भी उनको बहुत मानते नहीं थे कि ये हमारे आदमी नहीं हैं, भले वो लिखते अच्छा हैं, हमें उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। भाषा उनसे हम सीख सकते हैं, राजनीति नहीं सीख सकते हैं। राजनीति उनकी पूरी तरह से गलत है। इकबाल के केस में था कि उनसे हम लोग साहित्य तो सीख सकते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे गड़बड़ है इनकी और बाकी लोगों की, तो वहाँ पे दिक्कत है। और मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, शिव में, काशी में, क्योंकि हम लोग रहते हैं, तो वो अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे फिर भी आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो जाएगा। हालांकि मैंने आपसे बताया कि मैं अभी तक बनारस में बचपन से रह रहा हूँ, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ मैं आज तक नहीं गया हूँ। 1-2 बार जाने की कोशिश किया, इतनी भीड़ थी कि नहीं जाने का मन हुआ। हाँ, ऐसा भान होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोग सबको चला रही है, उसका कोई आप बैठ के ध्यान करते हैं तो समझ में आती है ये बातें मेडिटेशन करने पे। ऐसा कुछ है कि आप जो सिस्टम चल रहा है घर में दिया जलाना, पूजा करना, पाठ करना, इन सब चीज़ों से लेकर आप आस्तिक हैं कि आपको कुछ महसूस होता है? महसूस नहीं हुआ और ये हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट महसूस कभी नहीं हुआ। और वही, हाँ, ये फैक्टर बिल्कुल है कि घर में क्योंकि ये चीज़ें हैं, की जाती हैं, क्योंकि अगर ईश्वर ठीक है, होंगे मानते हैं हम लोग, लेकिन होते तो इतनी दिक्कतें तो नहीं ही होती। कुछ वही भगत सिंह वाली बात हो गई। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ही कर दूं कि हमारे भाई ही हैं, और ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें, देखते रहें नियमित। और बहुत अच्छे वीडियोज़ इस पर आएँगे, बहुत अच्छा काम निहाल भाई करते हैं। और कविता की बात है तो मुझे अभी ध्यान में अविनाश मिश्र एक कवि हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उनकी एक छोटी कविता है, तुम क्या गई मैं बेसुरा हो गया, जीवन, संगीत और वस्तुगत आकर्षण सब पूरा हो गया, मैं तो पंक्तियों के कोने पर भी रोया हूँ, तुम तो समूची स्त्री थी। क्या बात है, बहुत धन्यवाद।